भी परेशान है, जवान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, छात्र भी परेशान है। तो भाई वोट कौन दे रहा है तुम्हें? आप मुहिम चलाइए, उन्हें करिए कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ड्राइवर दारू पी के चलाते हैं, ये सिर्फ कुछ होते हैं करते हैं इस बात को। जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन एक गलत की आड़ में 10 निर्दोष को शामिल करना कराई। जिस दिन संसद में चर्चा करने का टाइम था उस दिन आपने 143 सांसदों को बाहर कर दिया। आपने पूरा मुद्दा हटा के 3 कानून पास करा लिए। कोई ब्लूटूथ नहीं है इसमें, किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी नहीं सिवाय एक मोबाइल नेटवर्क के। ये CDMA मोबाइल है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता था, जिसमें इसमें नंबर मिलते थे मेरे रिलायंस के फ़ोन के। इसमें हेरा फेरी क्या होती थी, मात्र कुछ बटन दबाए जाते थे। जो है वो एक चरण में होना चाहिए, और एक चरण में चुनाव होने के बाद अगले एक दिन बाद ही उसकी, जैसे चाहे वो बैलेट पेपर से हो चाहे वो EVM से हो, एक दिन बाद ही उसकी काउंटिंग हो जानी चाहिए। काउंटिंग और पोलिंग की टाइम में गैप नहीं आना चाहिए। राम का वक्त है, हर आदमी राम को चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया भी चाहती है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन हो जाता है, हुआ ठीक है जितना हुआ। आज की डेट में आप उनका जो कोर वोटर है उसे राम मंदिर मिल गया, वो तब भी वहीं रहेगा। राम मंदिर की खुशी मुझे भी है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक है जी, राम मंदिर बनेगा, मैं अपने घर पे दिए जलाऊंगा। आप लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। EVM हट जाएगी तो बीजेपी 200 से नीचे सीटों पर सिमट जाएगी। 200 नहीं होगा, 200 क्रॉस नहीं होगी। बैलेट पेपर आ गया तो ये बीजेपी 200 क्रॉस नहीं होगी। ड्राइवरों का भी कानून आए थे, अभी तो रद्द, किन तमाम ड्राइवर कह रहे हैं रद्द नहीं हुआ है, उसको होल्ड पे डाला गया है कि हमें भी ड्राइवर्स को बुलाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, उन्हें क्या गलत लग रहा है क्या सही लग रहा है। वो सिर्फ होल्ड पे डाला है, चुनावी रेट भी देखते हुए उन्होंने होल्ड पे डाला है। हालांकि जानते हैं सब लोग के ड्राइवर्स के लिए कितना घातक कानून है वो, और खाली ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं, सारे ड्राइवर्स के ऊपर एलिजिबल हो रहा है, वो एप्लीकेबल होता है। अगर आप ये देखिए कि कोई भी एक एक्सीडेंट होता है, कोई भी जानबूझ के बंदा कभी भी एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर वो वहीं पे रुक जाता है तो भीड़ इकट्ठी होती है, और भीड़ इकट्ठी होने के बाद उसकी मॉब लिंचिंग कर देती है। भीड़ उसे ही पीट के मार डालती है, ड्राइवर को पीट के मार डालती है, गाड़ी में आग लगा देती है। तो ड्राइवर की मजबूरी होती है वहाँ से भागना। दारू पी के चलाते हैं, दारू पी के चलाते हैं। हाँ जी ठीक है, दारू पी के चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जगह जगह आपके एल्कोमीटर होते हैं, जगह जगह आपके ट्रैफिक टीम तैनात होती है। आप चेकिंग करते हो, बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे आप चेकिंग करते हो, तो आप चेकिंग कर लीजिए। आप दारू पीने के खिलाफ मुहिम चलाइए, उन्हें करिए कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ड्राइवर दारू पी के चलाते हैं, ये सिर्फ कुछ होते हैं करते हैं इस बात को। जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन एक गलत की आड़ में 10 निर्दोष को शामिल करना गलत। ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उनके साथ कह रहे बातचीत हुई है, तो ड्राइवर इसलिए खिलाफ। क्या बातचीत हुई है? अभी तक तो उन्होंने सिर्फ बुलावा भेजा कि हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कांग्रेस जो है उसके साथ हम बातचीत करेंगे, हम इस मुद्दों को बैठ के सुलझाएंगे। हर चीज़ भविष्य में उन्होंने डाल दी है, भविष्य के अर्थ में कि हम करेंगे, हम सुलझाएंगे। सुलझाया तो कुछ नहीं, करा तो कुछ नहीं। अगर तुम्हें इतना ही करना था तो इससे पहले ये काम करते ना। आपने किसी भी कांग्रेस को बिठाया, आपने उनके प्रतिनिधि को बिठाया कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं, संसद में उस पर चर्चा कराई। जिस दिन संसद में चर्चा करने का टाइम था उस दिन आपने 143 सांसदों को बाहर कर दिया। आपने पूरा मुद्दा हटा के 3 कानून पास करा लिए, एक वो CRPC वाला और ये मोटर वाहन अधिनियम ये पास कराया। ये सारे आपने कानून विपक्ष को बाहर करके पास कर दिया आनंद फानंद में। आप बात किससे करते हो, चर्चा किससे करते हो? संसद में आप चर्चा नहीं करते, सड़क पे आप चर्चा होने नहीं देते, कहीं और आप बातचीत चलने नहीं देते। आंदोलन होते उन्हें कुचल दिया जाता है। सोशल मीडिया के अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म नहीं बचा आवाज़ उठाने का। पालतू मीडिया, TV मीडिया जितना भी है वो आवाज़ उठाने नहीं देता, वो इस आवाज़ को कवरेज नहीं करता। आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, एक भी TV मीडिया है हमें मौजूद नहीं है, वो दिखाएगा भी नहीं से। कल ये किसी अखबार में भी नहीं छपेगा। छोटा मोटा किसी एक जगह 4 लाइन की अगर खबर आ जाए तो आ जाए। लगातार कहते हैं EVM हटाओ, अगर यही आंदोलन अब शुरू हो गए, फिर पहले किसान आंदोलन थे, फिर ड्राइवरों का, तमाम जो आंदोलन लगातार चल रहे हैं, तो मोदी जी बाहर जाके ये कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। वही तो चंगासी कहते हैं, वो कहते हैं, और उनका जो पालतू मीडिया है वो उसे हाईलाइट करता है, वो उसे सही ठहराता है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, तो भाई वोट कौन दे रहा है तुम्हें? वोट कौन दे रहा है? वोट कौन सी कम्युनिटी से हासिल हो रहे हैं तुम्हें? किसान तुम्हें वोट देने को तैयार नहीं, जवान तुम्हें वोट देने को तैयार नहीं, नौजवान नौकरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से तुम्हें वोट देने को तैयार नहीं, तो वोट कौन दे रहा है तुम्हें? इसका मतलब सीधा है ना कि EVM माता तुम्हें वोट दे रही है। राम मंदिर का कांग्रेस को पहुंच जाता है वो बीजेपी में। अब मैं तो एक बार डाला आया, उसके बाद उसमें हेरफेर हो गई। यार मैं तो दुखी मनाऊंगा यार, मैं
दे के तो कांग्रेस को आया था यार, हमारे पुराने पूरे मोहल्ले ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, साला बीजेपी कैसे जीत गई समझ नहीं आ रहा। अब समझ तो अब आना शुरू हुआ है ना कि हालत क्या हो रही है। लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन के बाद क्या लग रहा है कि माहौल क्या होगा, पूरा राममय माहौल हो जाएंगे क्या? राममय माहौल में पूरा देश हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल है। हर आदमी राम का भक्त है, हर आदमी राम को चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया भी चाहती है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन हो जाता है, हुआ ठीक है, जितना हुआ। आज की डेट में आप उनका जो कोर वोटर है उसे राम मंदिर मिल गया, वो तब भी वहीं रहेगा। राम मंदिर की खुशी मुझे भी है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक है जी, राम मंदिर बनेगा, मैं अपने घर पे दिए जलाऊंगा, मानूंगा मैं इस बात को, कोई परेशानी नहीं है मुझे। लेकिन मेरा वोट फिर भी बीजेपी को नहीं जाएगा। इसी तरह मेरे अलावा और भी जो 60% वोटर है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, वो तब भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। योगी सरकार ने बोला है जो रोडवेज बस है वहाँ पर सिर्फ राम का भक्ति का गाना ही चलेगा 22 जनवरी तक। एक तरफा कार्रवाई है ना, ये गलत चीज़ है ना। धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये एक तरफा कार्रवाई गलत है। लेकिन आप जितना उसका विरोध करेंगे वो उतना उस पर हैवी हो कहेंगे, उतना आपको राम विरोधी ठहराएंगे। फिलहाल वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं मंदिर में वो गाने चलाएंगे, चलाने दो भाई, तुम चला लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बस में जाऊँगा बैठता हुआ, पूरे दिन मेरे रास्ते में आराम के गाने सुनते हुए जाऊँगा, मैं फिर भी वोट नहीं दूंगा। जिसने नहीं देना उसने नहीं देना, और जिसने देना है उसे आप राम का गाना सुना लो, राम के दर्शन करा दो, फ्री में दर्शन करा दो, उसने तब भी देना है। देखिए जी, अभी तक तो सरकार का रुख देखते हुए और इलेक्शन कमीशन का रुख देखते हुए यही लग रहा है कि ये लोग नहीं हटाने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमारी भी चलो मान लेते हैं कि हमारी शंका हमारी गलत है। हम कहते हैं कि तुम कहते हो ईवीएम सही है, हम कहते हैं गलत है। भाई हमारी शंका दूर कर दो, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर विपक्ष फिर भी हार जाता है, फिर भी मोदी जी 400 सीटें पार कर जाते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए मुद्दा दब जाएगा कि तुमने कहा था ना कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हमने बैलेट पेपर से भी करा दिए और हम जीत भी गए, तो विपक्ष के पास हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो गया। कर दो विपक्ष को निरुत्तर, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि पूरे देश में चुनाव जो है वो एक चरण में होना चाहिए, और एक चरण में चुनाव होने के बाद अगले एक दिन बाद ही उसकी, जैसे चाहे वो बैलेट पेपर से हो चाहे वो ईवीएम से हो, एक दिन बाद ही उसकी काउंटिंग हो जानी चाहिए। काउंटिंग और पोलिंग की टाइम में गैप नहीं आना चाहिए। पुराना फोन भी लेके आए सर, पुराना फोन भी आप लेके आए, क्यों लेके? ये पुराना फ़ोन मैंने आपको इसलिए दिखाया, जो कहते हैं कि ईवीएम में हैक नहीं हो सकती, इंटरनेट चाहिए होता है, और ये होता है कि बिना इंटरनेट के या मशीनों में इंटरनेट नहीं है, इसमें भी कोई इंटरनेट नहीं है। ये 20 साल पुराना फ़ोन है, आज से 2003 का ये लॉन्च हुआ हुआ फ़ोन है। इसमें कोई इंटरनेट नहीं है, इसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी नहीं, सिवाय एक मोबाइल नेटवर्क के। ये CDMA मोबाइल है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता था, जिसमें इसमें नंबर मिलते थे हमें रिलायंस के फ़ोन के। इसमें हेरा फेरी क्या होती थी, मात्र कुछ बटन दबाए जाते थे, और एक फ्रेश फ़ोन लेके उस नए फ्रेश फ़ोन में कुछ बटन दबाए जाते थे, और किसी भी नंबर को आप इसमें क्लोन कर लेते थे। कुछ नहीं करना होता था, कुछ बटनों का खेल होता था, स्टार हैश और इस तरह से कोडिंग होती थी इसमें। तो वही चीज़ मैं आज उठा रहा हूँ कि अगर ईवीएम मशीनों में वो है, उसका भी सोर्स कोड कोडिंग ही तो है, जो उसमें कोडिंग ही तो डाली गई है, वो कोडिंग बटनों से भी हो सकती है। STD PCO मशीन है, उसमें भी बटनों का हेरफेर होता था। डिजिटल मीटर आज की डेट में चल गए हैं, पेट्रोल पंप के डिजिटल मीटर, उनमें भी बटनों का ही खेल है। बटन दबा दिए जाते हैं, आपको सामने दिख रहा है, पक्का दिखेगा 10 लीटर आपने पेट्रोल भरवाया, मिल रहा है 9 लीटर, 9.25 लीटर, 9.5 लीटर। पूरा विश्वास है ईवीएम में गड़बड़ी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना है शर्मा जी को क्या कुछ कहा है, कह रहे हैं कि जब हर चीज में हैक हो सकते हैं तो ईवीएम में क्यों नहीं। देखना ये होगा क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या ये ईवीएम के थ्रू होगा या पेपर में होगा, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, बहुत बहुत शुक्रिया।